आप सभी को नमस्ते और आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में, जो कि आप लोग का बहुत इंतज़ार था कि चैप्टर 3 7 क्लास NCERT का दिल्ली के सुल्तान लेके आइए। तो मैं आज लेके आ गई हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं क्लास 6 से 12 NCERT तक मैं पढ़ाती हूँ, प्लस नोट्स भी देती हूँ। तो मैं आप लोग का बहुत सारा हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। और जो मिडिवल हिस्ट्री है उसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करते रहती हूँ। जैसे कि कल परसों 2 दिन पहले मैंने वीडियो छोड़ा था, एक तो अकबर को लेके है और एक दिल्ली सुल्तान को लेके है, सॉरी अकबर को लेके है, और एक तुर्क आक्रमण को लेके है। जो कि तुर्क आक्रमण में 2 व्यक्ति थे, जैसे कि एक था मोहम्मद गजनवी और एक थे मोहम्मद गौरी। तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग जाके प्लीज़। ओह माय गॉड, इतना बिजली मारा, मैं इतना डर गई ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे सामने लाइटिंग आया, मैं डर गई सीरियसली। ओह माय गॉड, मैं डर गई बहुत। तो चलिए पढ़ते हैं दिल्ली के सुल्तान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र के बड़े राज्य के केंद्र बन गए थे। हमने देखा है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है, क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। ये सच बात है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं जिसका हमने देखा कि किसी राज्य का राजधानी दिल्ली हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। उसके बाद तालिका 1 पर अगर नज़र डालते हैं तो पहले हम देखेंगे तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। दिल्ली क्या बात कर रहा है, दिल्ली किस साम्राज्य का राजधानी बनी। चलिए आगे पढ़ते फिर समझ आएगा। 12वीं सदी के मध्य में तामरों और अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, ठीक है। कितने शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे, ठीक है। जो एक धर्म है ना जैन, वो व्यापारी रहा करते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ देहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे, ठीक है। 13वीं सदी के आरंभ में ये क्या था, हम लोग क्या पढ़े, 12वीं सदी का, ठीक है। ये हमने यहाँ से जो यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, ये 12वीं सदी तक था। अब पढ़ेंगे 13वीं सदी का। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई, ठीक है, जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था, ठीक है। तालिका 1 पर अगर नज़र डालते हैं तो उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसने मिलकर दिल्ली की सल्तनत बना। 5, ये वाला देखिए, 1 2 3 4 ही दिख रहा है ना, इधर से 2 इधर से 2 4 5। ओहो, अभी समझ आया, इधर 5 बोल रहा है। तालिका यही दिया है, तो हाँ दिल्ली तो यहीं पे है। तो तुगलक एक हो गया, ये हो गया, सारी हो गया, फौज 5, ठीक है। फौज खास हो गया, सीरी हो गया, जहाँ पन्नाहा हो गया, दिल्ली ए कोहना हो गया और तुगलक बात हो गया 5, ठीक है। 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसमें मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी, ठीक है, हमने कर लिया। जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए।
मानचित्र एक को देखकर दहली एक कोना सारी और जहांपान को पहचानिए। हमने यहाँ पे पहचाना ना, ठीक है। दिल्ली एक कोना जहां और सिरी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तालिकावान दिल्ली के शासक कौन कौन थे। यहाँ पे हम देखेंगे राजपूत वंश, ठीक है। और यहाँ पे प्रारंभिक तुर्की आक्रमण, में तुर्की का वीडियो बना दी हूँ और उसमें आप लोग ये सब जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये उसमें बोला गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, शामसुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। यहाँ पे राजपूत का पढ़ते हैं तोमर, अंकपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का जो था ये आरंभिक ये सब था, ये सब, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं खिलजी वंश। इसके ऊपर वीडियो लाऊंगी मैं, तुगलक वंश के ऊपर भी लाऊंगी। तो जलाउद्दीन खिलजी से जो थे इतना से इतना तक थे, अलाउद्दीन खिलजी इतना से इतना, और बाकी सारे इतना से इतना थे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और है सैयद वंश, जिसमें आता है खीज खान, ये व्यक्ति है और ये एक वंश है, ठीक है। लोधी वंश, जिसमें आते हैं बहलोल लोधी, इनका कार्यकाल इतना था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ये क्या है, दिल्ली के सुल्तान, ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य जैसे कि आ जाता है भवन निर्माण और कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिली है, मगर क्या बोल रहा है आगे, ये महत्वपूर्ण इतिहास तारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और क्या करते थे, शासक का जो प्रशासन संबंधित सलाह देते थे वो भी लिखा करते थे और साथ ही न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल दिया करते थे, ठीक है। न्याय चक्र देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 13वीं सदी का बात कर रहा है। इतिहास पक ए मुदबिर ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था, इतिहासकार पक, इतिहासकार थे वो, और पक ए मुकबिर ने लिखा था। क्या लिखा था, न्याय चक्र के बारे में लिखा था, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजा का नाम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सच बात है, ठीक है। सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते, ये भी सच बात है। वेतन आता है तो क्या होता है, किसान एकत्रित किए गए राजस्व से। उसके बाद क्या किया गया, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, ठीक है। ऐसा तभी हो सकता है कब, जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन का बढ़ावा दे, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर पढ़ते हैं। ये कुछ बातें ध्यान में रखिए। चलिए ध्यान में रखने के लिए बोला है, कितना तो बात बताया है, 1, 2 और 3। एक में क्या लिखे हैं, तारीख के लेखक जो थे नगरों में रहते थे, तारीख के लेखक, ठीक है। गांव में शायद भी कभी रहते हो। 2 में क्या बोला है, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ओहो, ये सब क्यों लिखा करते थे, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये तो शायद ही कभी क्या गांव में रहते होंगे। और दूसरे में लिखा ये क्या इनाम के लिए लिखा करते थे। और तीसरे में क्या लिखा है, लेखक अक्सर शासकों को जन्मदिन अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, इसलिए भी लिखा करते थे। और विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते, तो जो जो ये लिखा करते थे, ठीक है, ये सारे लोग इनसे सहमत नहीं हुआ करते थे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सन अगर 1236 में सुल्तान, मैं आप लोग को एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हम लोग क्या पढ़े स्टार्टिंग में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस हम लोग क्या पढ़े कि दिल्ली ऐसा कोई स्टेट नहीं कि राजधानी ना बना, ये बताया। सेकंड में वंश के बारे में बताया। थर्ड में बताया किस भाषा में लिखा जाता था, फारसी भाषा में लिखा जाता था, और उसको किन लोगों ने क्या लिखा करते थे ये बताया। अब वो क्यों लिखा करते थे ये भी बताया। अब आ जाते हैं हम लोग सन
1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया। अगर सुल्तान इल्तुतमिश की अगर बात करें तो उनकी बेटी जो थी रजिया, जो कि सिंहासन पर बैठी। ठीक है। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन? रजिया। ठीक है। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप से मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अच्छा, क्यों हटाया गया? और एक बार मैं रीड करती हूँ, एक मिनट इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे बताया गया सुल्तान का ये रजिया सिंहासन पर बैठी। उसे युग के इतिहासकार ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। इनको जो गद्दी पे बैठाया उसने स्वीकार ये माना था कि वो भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, इसलिए। लेकिन उनको क्या लगा? एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। लेकिन फिर भी वह रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं था। कोई भी उससे प्रसन्न नहीं थे उसके काम को लेके, इसलिए उसको 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। वो कब बैठी थी गद्दी पे? 1236 में। और हटाया कब गया था? 1240 में। यानी कि 4 साल या 3 साल में उनको गद्दी से हटा दिया गया रजिया को। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं रजिया के बारे में कुछ मिन्हाज ए सिराज के विचार। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है क्या? मिन्हाज ए सिराज का सोच था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। ठीक है। मतलब क्या बोला कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था में बनाई है उस स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था से विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछा कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा, क्योंकि मर्दों की सूचना नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है। और एक है, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने करवाया सिक्कों पे। ठीक है। सॉरी, फ्लाइट प्रेस करना है। ठीक है। उसका आगे पढ़ते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। ठीक है। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। लेकिन एक और महिला शासक थी जो कि कश्मीर की रीना पद्दा, उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया होगा। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसको। पहले लखनौती यहाँ पे आ गया, यूपी जो कि बनारस, देन अवध, बदायूं, कोल, ये सब ऐसे नहीं करते। ठीक है। इसको ले लेती हूँ मैं। बनारस आ गया, लखनौती, अवध, बदाया, बरान, बरवाला, सुनाम, कोहराम, लाहौर आ गया कहाँ? पंजाब में, नंदान, काजकोट, मुल्तान, उसके बाद आ गया उच्च, कसली, उसके बाद अजमेर जो कि आ गया कहाँ हमारा? शाम, भावनात्मक, देवल, रणथंभौर। ठीक है। अब चलते 13वीं सदी के आरंभिक में वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गौरीसनों
के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ये कभी फैला हो। क्या बोल रहा है? 13वीं सदी में आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासक गैरीसनों के निवास वाले बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला होगा। शहरों से संबंध, लेकिन उसने दूर भीतर प्रदेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गौरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक खराब मौसम से भी उसने संपर्क के नाजुक जो था छीन भिन हो जाते थे। शासक को अफगानिस्तान से आने वाला हमलावरों और उन सवेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। ठीक है। उसके बाद जो जरा सी भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा क्या करते थे? खड़ा कर दिया करते थे। इन चुनौतियों से चलते सल्तनत की बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। और एक देखते हैं, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उसका लक्ष्य था गौरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतर क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारवाहनों को अनेक प्रयास से खड़ेड़ दिया गया और यह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। आगे पढ़ेंगे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बसाए गए। ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। ये जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू और अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। ठीक है। इसके बाद है, इन अभियानों से सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में क्या की ले ली। उसके बाद आगे है, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत कमज़ोर थी। क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो सेनाओं की जो शुरुआती थी वो क्या की थी? बहुत कमज़ोर थी। मगर 150 बाद अगर बात करते हैं, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया। फिर है, इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक कितना प्रभावी था? आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें ठीक है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र देते हैं। क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है? खिलजी और तुगलक वंश। तुगलक वंश हमने पढ़ा, खिलजी वंश पे पढ़ा। ऊपर में कितना कार्यकाल था और कौन कौन व्यक्ति वहाँ पे थे। प्रशासन और समेकन देखेंगे उसका मतलब फीचर एक तरीके से। ठीक है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को
सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, लेकिन इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर क्या करते थे, काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। क्योंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तान को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। सच बात तो है। ठीक है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। आगे बढ़ते हैं। खिलजी और तुगलक अगर बात करें तो शासक बंदगाह का इस्तेमाल कर रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति पर सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षक के प्रति तो वफादार रहते हैं, मगर उनमें उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों ने अपने नौकर होते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। इसका प्रभाव क्या होता था, किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही क्या होता था, नए और पुराने सरदारों के बीच टकरावट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का मिलता था। मतलब किसी को अगर वो संरक्षण देते हैं तो नीच लोगों को क्या मिलता था, धक्का मिलता था। और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ठीक है। ये नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पहले वाले सुल्तानों की वह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादर या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इनके इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदलते वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे और राजस्व के रूप में अपनी मिली रकम से ही वे अपनी सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। ठीक है। यहाँ है मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए भी मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान क्या चाहते थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मतलब क्या करते थे, मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। मतलब यहाँ पे भी लेखा जोखा का काम भारी स्ट्रिक्टली था। ठीक है। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले
आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया गया। उसके बाद क्या कर दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण, वसूली के कार्य राज्य और अपने नियंत्रण में ले आया। ठीक है। राज्य स्थानीय सामंतों से कर लगाने की अधिकार छीन लिया गया और उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। और उस समय 3 तरह के कर थे, जैसे कि कृषि पर था एक, और घरों पर था, और मवेशियों पर था। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर थी। दिल्ली से बंगाल जैसे कठिन था, प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद क्या हो गया? स्वयं को स्वतंत्र हो गया। यह गंगा के मैदानी इलाके जंगलों के ऐसे क्षेत्र में थे जिसमें सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। और बात करेंगे सरदारों को इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे, जो ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया करते थे, पर उसका अधिकार कुछ समय तक रह पाता था, ज़्यादा देर नहीं रह पाता था। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। चंगेज खां मुगलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में क्या किया? हमला कर लिया। इसके बाद क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत को उनका ढावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी तुगलक के शासनकाल के आरंभ में क्या किए? मंगोलों के ढावे बढ़ गए और इसका मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थायी सेना क्या की? खड़ी करनी पड़ी। विशाल सेना के संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती बढ़ गया। दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, ये आगे देखने को मिलेगा। ये सब है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने कैसे लड़ा और अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे लड़ा, इसके बारे में यहाँ सारा बताया गया। ठीक है। इसके बाद है इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या भूल जाते हैं? इतिहास में पहली बार दिल्ली सुल्तान ने मुग़ल इलाकों को फतह करने की क्या योजना बनाई गई। जहां अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? परीक्षा करते थे, वहां मोहम्मद तुगलक के कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण का योजना पर हिस्सा था। ठीक है। 15वीं सदी से 16वीं शताब्दी के सल्तनत का अगर बात करेंगे तो तुगलक वंश के बाद क्या हो गया? 1556 में दिल्ली तथा आगरा पर क्या हो गया? सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। जौनपुर बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान तथा दक्षिण भारत के स्वतंत्र शासक क्या हो गया? खड़े हुए थे। उसका राजधानी समृद्ध थी, उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसके काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरने लगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली थे, क्या था स्थापित? कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और क्या था? बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। और बात करेंगे 1540 से 45 के बीच के, तो बिहार में चाचा के एक छोटे से इलाके प्रबंध के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने क्या की? मुगल सम्राट हुमायूं जो कि 1530 में, 1540, 1555 और 1556 में चुनौती दी और परास्त किया। शोर शाह ने दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार करके क्या किया? राजवंश स्थापित किया। हालांकि केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी को कई तरीके से अपनाकर उन्हें क्या किया? चुस्त बना दिया।
लेकिन सम्राट अकबर जो थे 1556 से 1605 तक क्या किया, मुगल साम्राज्य को संकेतित किए और इसका प्रतिमान स्वरूप क्या हो गया, सरोशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 श्रेणियाँ ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध, इसको नहीं देखते हैं। अच्छा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल नए चैप्टर में एंट्री करेंगे, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए चैप्टर, क्या कुछ साम्राज्य करके है, यस मुगल साम्राज्य, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपका ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।